जय हिंद छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में। चलिए आज हम पढ़ेंगे डीएलएड अंतिम वर्ष के अंतर्गत हमारा सब्जेक्ट है विविधता, समावेशी शिक्षा और जेंडर। इसके तहत हम पढ़ेंगे इकाई 4 शैक्षिक व्यवस्था में समावेशन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के संदर्भ में। अर्थात हमारी जो शैक्षिक जो व्यवस्था है ना, वो किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें क्या है, जो विशेष आवश्यकता वाले जो बालक है ना, उनके आधार पर हमारी जो व्यवस्था है उसको संचालित किया जाए। विशेष यहाँ पर है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, अर्थात जो उनकी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के आधार पर हम कह सकते हैं कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे वो होते हैं, है ना, जब वो शारीरिक रूप से क्या होते हैं, वो अक्षम होते हैं ना, वो सामान्य बच्चों की वो अगर तुलना हम करें तो वो उससे वो कमजोर होते हैं। तो उन्हीं के लिए है ना, हम शैक्षिक जो व्यवस्था है वो किस प्रकार वो निर्माण करें कि वो भी सामान्य बच्चों की तरह वो शिक्षा ग्रहण कर सके और आगे बढ़ सके। तो इस तरह हमारा जो शिक्षा जो प्रणाली है ना, उसको किस प्रकार उन्हीं के अकॉर्डिंग हम बना सकते हैं। तो इसमें क्या है, समावेशन। यहाँ पर समावेशन का अर्थ होता है समावेशी शिक्षा, अर्थात जहाँ सामान्य बालक और सामान्य रूप से जो अविकसित जो बालक होते हैं ना, दोनों को साथ शिक्षा दिया जाता है, उसे ही समावेशी शिक्षा पर कहते हैं। तो हम हमारी जो प्रक्रिया है ना, शैक्षिक व्यवस्था है, तो उसमें हम अपना सिस्टम जो किस प्रकार उसको बनाएं कि इसमें दोनों बच्चे के लिए क्या है, मतलब कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं ना, वो आसानी से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सवाल इस परिचय लेते हैं। शिक्षा के भीतर सर्वाधिक ढंग से निष्पक्षता के होने का अर्थ है कि हर एक विद्यार्थी का अलग से ध्यान रखा जाए और उसे शिक्षण के ऐसे तरीके, विषय वस्तु और पद्धतियों को मुहैया कराया जाए तो उसकी विशेष जरूरत सशक्त वस्तुओं और रुचियों के अनुकूल हो। अर्थात ये पावेल जी का कह रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि शिक्षा के भीतर हम जो भी ढंग जो यूज करते हैं ना, तो वो ऐसी होने चाहिए जिसमें क्या है, हर बालकों के उनके इच्छा के स्वरूप उन्हें शिक्षा ग्रहण हो। तो एक शिक्षक का कर्तव्य होता है कि वो जब कक्षा में बच्चों को शिक्षा देता है तो हर एक बच्चों की जो मानसिक स्थिति है ना, उसको वो समझे और उसको समझ कर ही वो शिक्षा उसे प्रदान करे। क्योंकि कभी कभी होता है कि कक्षा में जो अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं ना, तो शिक्षक जब पढ़ा रहा होता है तो कभी कभी कोई बच्चे क्या होते हैं, वो ऊब जाते हैं। तो उन्हीं सब सिचुएशन में क्या होता है, वो उन बच्चों का क्या है, उन उबाऊपन को दूर हटाकर उनके मन को फ्रेश करके क्या है, शिक्षा क्या है वो अपने शिक्षा बच्चों को देता है। तो इस तरह क्या है, शिक्षा का एक कर्तव्य होता है कि विभिन्न जो माध्यम से वो बच्चों को क्या है, शिक्षा दे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि शिक्षण के ऐसे तरीके है ना, विभिन्न प्रकार के शिक्षण के तरीके हैं और विषय वस्तु और पद्धतियों को मुहैया कराया जाए। तो क्या है, और उन्हें विशेष प्रकार के जो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं ना, उनके लिए विशेष जो उनकी पद्धतियां है ना, उसको मुहैया कराया जाए ताकि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं ना, वो क्या कर सके, आसानी से शिक्षा ग्रहण कर सके। यहाँ पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों पर आप कंफ्यूजन मत हुए, वो होते हैं कि जो शारीरिक रूप से क्या कमजोर होते हैं, उन्हें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे यहाँ पर कहा जा रहा है। तो मेरे से यही हम कह सकते हैं कि उनकी जो शिक्षा प्रणाली है ना, उनके लिए उनके अनुकूल हो, है ना, जिससे क्या है, वो बिना कठिनाई के वो आसानी से शिक्षा ग्रहण कर सके। चलिए अब हम इस इकाई के उद्देश्य देख लेते हैं। पहला है विद्यार्थियों को शिक्षा के मौलिक अधिकार प्रदान करना। अर्थात इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जी कक्षा में जो सभी विद्यार्थी होते हैं ना, उन्हें वो मौलिक अधिकार निश्चित रूप से प्रदान करना चाहिए। अर्थात मौलिक अधिकार मतलब जो अधिकार है ना, सभी को प्राप्त होते हैं, जिसके आधार पर क्या वो निश्चित रूप से वो हर कार्य को कर सकते हैं। तो इसमें जो विद्यार्थियों को जो अधिकार प्रदान किए जाते हैं ना, तो क्या है, वो सभी को प्रदान किए जाए ताकि वो बिना किसी कठिनाई के वो शिक्षा ग्रहण कर सके। अब दूसरा है सभी प्रकार के विभेदीकरण को समाप्त कर सामाजिक संगठन का पोषण करना। अर्थात यहाँ पर कहा जा रहा है ना, कि जो सभी प्रकार के जो विभेदीकरण है ना, जो भेद किया जाता है, उसको समाप्त करके हमारा जो सामाजिक संगठन है उस क्षेत्र में बच्चों का विकास किया जाए। अर्थात कभी कभी हमें देखने को मिलता है ना कि जो एक समाज में, एक विद्यालय में क्या भेदभाव किया जाता है, तो इन्हीं समय जो विभेदीकरण जो होता है ना, उसको समाप्त करके और जो सामाजिक जो संगठन है उसका पोषण वहाँ पर एक शिक्षक को करना चाहिए, ताकि जो बच्चे के मन में जो विभिन्न प्रकार के जो सवाल होते हैं ना, उससे क्या हो ऊपर पाए और जो विभेदीकरण उसको समाप्त किया जाए। तीसरा है विद्यालय के बालकों की शारीरिक, संवेगात्मक तथा सीखने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपने संसाधनों का विस्तार करें। अर्थात जब विद्यालय में है ना, शिक्षक बच्चों को शिक्षा देता है तो कभी कभी बालकों की जो शारीरिक
शिक्षा प्रदान करें, है ना, विभिन्न संसाधनों के माध्यम से, है ना। या फिर कभी कभी क्या होता है, बच्चों को खेल विधि द्वारा पढ़ाया जाता है, नाटक विधि द्वारा पढ़ाया जाता है, तो इन सब विधियों का प्रयोग करके, है ना, शिक्षक क्या करता है, बच्चों को शिक्षा देता है। तो इससे क्या हो, निश्चित रूप से वो शिक्षा ग्रहण करने में वो अपने आप को सहज महसूस करते हैं। और वो क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के जो माध्यम है ना, वो अपनी भागीदारी के साथ उसको वो निभाते हैं और उसमें वो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करते हैं। चौथा है, शिक्षा प्रकृति के साथ साथ जीवन की तैयारी है, अतः इस तैयारी में सहायता प्रदान करना। अर्थात एक बालक के लिए जिस शिक्षा प्राप्त करना उतना ही जरूरी है ना, मतलब कि जीवन जीने के साथ शिक्षा प्राप्त करना भी क्या है, जरूरी है। क्योंकि व्यक्ति क्या है, एक सामाजिक है ना, सामाजिक व्यक्ति है, तो उसमें क्या है, वो समाज के साथ वो मिलकर ही अपने कार्यों का निर्वहन करता है। तो वो जिस समाज में रहता है ना, वहाँ विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक संगठन है उसमें वहाँ मिलकर वहाँ का काम करता है। तो उसमें क्या है, उसके लिए उसे शिक्षा की भी जरूरत पड़ती है और जीवन जीने की तैयारी में उसकी सहायता करती है। तो इस प्रकार एक व्यक्ति में क्या है, विभिन्न प्रकार के जो उसके पहलू होते हैं ना, उस सभी में उसे जूझना पड़ता है तथा अपने आप को उसमें निखारना पड़ता है। मतलब उसे विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक जो हमारे जो संगठन होता है उसमें भागीदारी देना ही पड़ता है। और इसके लिए शिक्षा के साथ है ना, जीवन जीने की तैयारी है। मतलब शिक्षा जो क्या है, एक प्रकार से शिक्षा प्रकृति के साथ क्या है, वो जीवन जीने की एक तैयारी भी कही जा सकती है। चलिए अब हम देखते हैं समावेशन की अवधारणा। समावेशन की नीति हर स्कूल और सारी शिक्षा व्यवस्था में व्यापक रूप से लागू किए जाने की जरूरत है। देखिए जो समावेशन शिक्षा है ना, ये क्या है, वो हर स्कूलों या जो सारी जो शिक्षक जो संस्थाएं हैं उस सभी में लागू करने की जरूरत है। क्योंकि ये जो समावेशन जो शिक्षा होता है ना, इसके तहत क्या है, शारीरिक रूप से जो अक्षम बालक होते हैं और जो सामान्य बालक होते हैं इनको साथ साथ शिक्षा दिया जाता है और उनके साथ क्या विभेद नहीं किया जाता। क्योंकि इस प्रकार हम देखते हैं, क्योंकि बालक क्या होता है ना, वो उनके जो मन होता है कोमल होता है ना, अगर उनके साथ अगर भेदभाव किया जाता है तो बालक के प्रति क्या है, उसके मन में एक कटु भावना उत्पन्न हो जाती है। तो इसमें क्या है, जो शिक्षक होते हैं ना, वो अब एक अवधारणा लाते हैं, समावेशन की अवधारणा। इसके तहत क्या होता है, सभी बच्चों को निश्चित रूप से है ना समान रूप से इसमें शिक्षा प्रदान किया जाता है और उस जीवन के हर एक पहलू को क्या उन्हें रूबरू करवाया जाता है और उन्हें विशेष तरह की जो शिक्षा है वो दी जाती है ना। तो ये जो समावेशन की जो नीति है ना, वो सारी स्कूलों और सारी जो शिक्षा व्यवस्था है ना उसमें व्यापक रूप से लागू करने की जरूरत है। बच्चे की जीवन के हर क्षेत्र में, वह चाहे स्कूल में हो या परिवार में हो या बाहर हो, है ना, सभी जगह बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है ना। चाहे हम एक बच्चे की जो भागीदारी है वो हम देखेंगे, वो स्कूल से लेकर उसके परिवार समाज सभी जगह होनी चाहिए, है ना। क्योंकि बच्चों को अगर किसी चीज में भागीदारी बनाया जाता है तो वो क्या होता है, उस चीज को सीखने की कोशिश करते हैं ना और आगे बढ़ने की भी कोशिश करते हैं। तो बच्चों को क्या है, हर जगह उनकी भागीदारी सुनिश्चित किए जाने की क्या है, जरूरत है। स्कूलों को ऐसे केंद्र के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता है जहां बच्चों को जीवन की तैयारी कराई जाए, है ना। हम जब बच्चों को, जब एक माता पिता है ना अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो उनके मन में ये इच्छा रहती है कि हमारा जो बच्चा है ना वो निश्चित रूप से शिक्षा ग्रहण करे और जीवन के जो सारे जो पहलू उसको भी वो सीखे, है ना। क्योंकि वो जो माता पिता होते हैं वो अपने तरह से बच्चों को वो सारी जीवन की जो बातें होते हैं ना उसको सिखाते ही हैं। साथ ही क्या है, वो एक शिक्षा का भी फर्ज बनता है कि वो बच्चों को शिक्षा देने के साथ जीवन की जो सारी जो कार्य है ना, जितनी भी जो कठिन परिस्थितियां होती है उसको भी वो बताए, ताकि बालक के सभी जो पहलू है ना उसके बारे में वो जान सके। तो इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जहाँ जो शिक्षक है ना स्कूलों को ऐसे स्थान के रूप में विकसित किया जाए जहाँ बच्चों को जीवन जीने की तैयारी कराई जाए, है ना। और यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी बच्चों, खासकर शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ बच्चों और कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाले बच्चों को सबसे ज्यादा फायदा मिले, है ना। क्योंकि कभी कभी हमें देखने को मिलता है कि जो बालक है ना वो शारीरिक रूप से वो ठीक नहीं रहता है ना, और क्या होता है वो कई बालक ऐसे होते हैं जो कठिन परिस्थितियों से आ रहते हैं, है ना। तो इन सभी बालकों को क्या है वो ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि इसके तहत सभी बच्चों को शिक्षा दिया जाए तो निश्चित रूप से जो बालक क्या करेंगे वो निश्चित रूप से शिक्षा ग्रहण करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हम
हम एक स्कूल में देखते हैं वहाँ सभी प्रकार के बच्चे आते हैं ना, तो उसमें क्या होता है सबकी जो मानसिक स्थिति होती है वो भी अलग अलग देखने को हमें मिलती है। तो एक शिक्षक का फर्ज बनता है कि वो सभी बच्चों की मानसिक स्थिति को समझकर उन्हें शिक्षा दे, है ना, और जीवन के सारे पहलुओं से उन्हें अवगत कराए ताकि वो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, है ना, वो आगे बढ़ सके और साथ ही साथ शिक्षा के साथ साथ जीवन जीने की जो कला है उसको भी वो सीख सके। चलिए अब हम देखते हैं एनसीएफ 2005 के अनुसार समावेशी शिक्षा, मतलब कि एनसीएफ 2005 जो शिक्षा थी, है ना, वो समावेशी शिक्षा के बारे में अपनी क्या राय थी, इसको हम देखते हैं। पहला है समावेशी शिक्षा का मतलब सबको समाविष्ट करने से है, अर्थात जो समावेशी शिक्षा है ना, इसके तहत क्या है सभी को समाविष्ट करने का अर्थ होता है। मतलब कि इसमें क्या होता है जो बालक है जो शारीरिक रूप से क्या है वो अक्षम है ना, वो कुछ नहीं कर पाता, और जो सामान्य बालक है इन सबको लेकर चलने वाला है ना, सभी को सम्मिलित रूप से शिक्षा देने का क्या उद्देश्य होता है। तो यही है कि समावेशी शिक्षा का मतलब क्या है सबको सम्मिलित करने से है। तो इसके तहत क्या है हम उसमें क्या है किसी भी बच्चों के साथ क्या बिना भेदभाव किए, है ना, सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा वहाँ पर दिया जाता है। तो एक शिक्षा वहाँ पर जो समावेशी शिक्षा है उसके लिए जो शिक्षक होते हैं उन्हें विशेष प्रकार की ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है ताकि वो जो सामान्य बालक है उसको, है ना, आज जो अक्षर शारीरिक जो अक्षम बालक है उनको वो सबको क्या है वो समान रूप से लेकर वो साथ में चल सके। तो उनके साथ क्या होता है वहाँ पर शिक्षा को थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है ना, क्योंकि जो जो विशेष आवश्यकता वाले जो बालक होते हैं ना उन्हें जो शिक्षा ग्रहण करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो वहाँ पर शिक्षक को कुछ ज़्यादा ही मेहनत की आवश्यकता होती है ना, और वहाँ पर जो शिक्षक होते हैं मतलब कि जो बच्चे होते हैं ना, जो सामान्य बालक है वो भी जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के क्या वो हेल्प करते हैं ना, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो वहाँ पर क्या है दोनों को शिक्षा ग्रहण करने में आसानी होती है। जब उसके जो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं ना उनका जो उनको सिखाने के लिए पढ़ाने के लिए एक शिक्षा के साथ साथ अगर उसका सहपाठी भी साथ देने लग जाए, है ना, तो वहाँ पर क्या है निश्चित रूप से वो बालक की तरह सामान्य बालक की तरह वो सीख पाएगा। दूसरा है विकलांगता एक सामाजिक जिम्मेदारी है, इसे स्वीकार करना है ना। जो विकलांगता है वो क्या है वो एक प्रकार की सामाजिक जिम्मेदारी है, अर्थात वो एक अगर कोई बालक है ना अगर वो विकलांग है तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ उसके परिवार की नहीं बनती बल्कि एक समाज की ही बनती है कि वे उस बालक का क्या करें वो ध्यान रखें, है ना, और उसके साथ क्या है जिम्मेदारी सबकी जिम्मेदारी होती है कि उनका वो ध्यान दें, है ना, और उन्हें किसी भी तरह से उससे प्रताड़ित ना करें। तीसरा है सभी विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को विद्यालय में प्रवेश को रोकने की कोई प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, है ना। जो विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं ना उन्हें क्या किया कभी कभी किसी विद्यालय में रोका जाता है, तो ये जो प्रोसेस होता है उसे रोका जाना चाहिए, है ना, क्योंकि सभी बच्चों को पढ़ने लिखने का हक है। तो उसमें क्या है वो जो रोकने की जो प्रक्रिया है उसको निश्चित रूप से बंद कर देना चाहिए। चौथा है बच्चे फेल नहीं होते, वे स्कूल की असफलता दर्शाते हैं, अर्थात इसका मतलब है कि किसी विद्यालय में क्या है कभी वो बच्चे फेल हो जाते हैं ना, तो वहाँ पर शिक्षक की जो निरक्षरता है वो देखने को मतलब कि लोग क्या करते हैं बच्चे फेल हुए थे इसका कारण कि उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं दी गई। तो इस प्रकार यह इस पॉइंट का मतलब है ना कि जो बच्चे फेल होते हैं तो क्या वो स्कूल की असफलता को दर्शाते हैं, मतलब वहाँ पर उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं दी गई, है ना, उन्हें सही से पढ़ाया लिखा नहीं किया जिससे क्या है वो बच्चे फेल हो गए। तो इस प्रकार के है जो बच्चे फेल होते हैं तो वो क्या है वो स्कूल की जो असफलता है उसको दर्शाते हैं। पांचवा है सहभागिता हमारी शक्ति है, अर्थात सहभागिता मतलब साथ सब मिलकर चलना, है ना, सभी में सहभागी देना। मतलब इसमें अगर हम कह सकते हैं कि हम एक परिवार को देखेंगे, है ना, तो वहाँ क्या हमारे बड़े बुजुर्ग माता पिता सभी हमारा साथ देते हैं। तो उसी प्रकार हम एक परिवार की बात की है तो उसी प्रकार दूसरा है स्कूल, तो वहाँ पर एक शिक्षक और बच्चे जो और विभिन्न प्रकार के जो है ना वहाँ पर अपनी जो शक्ति होती है उसका वो क्या करते हैं आपस में सहभागीदारी बनते हैं और उसी प्रकार का सहभागिता हमारी शक्ति बन जाती है। कहते हैं कि अगर हम कोई कार्य सब मिलजुल कर करें तो निश्चित रूप से हम उस कार्य में सफलता मिलती है ना, तो सहभागिता में क्या है हमारी एक शक्ति है। छठा देखेंगे मानवीय अधिकार सीखे और मानवीय त्रुटियों पर विजय पाए, है ना, हमारे सबके क्या हम अपने अपने मौलिक अधिकार होते हैं ना और मानवीय अधिकार होते हैं, तो इन सभी अधिकार को जाने समझे, है ना, और इसमें क्या हम जो मानवीय जो त्रुटियां हैं उस पर क्या करें वो विजय पाए, मतलब कि जो मनुष्य होते हैं विभिन्न प्रकार की त्रुटियों को करते हैं तो उन पर क्या हम अपना विजय पाए। उसके बाद सातवां है साथ मिलकर पढ़ना प्रत्येक बच्चे के लिए लाभदायक है, इसमें अच्छा व्यवहार भी समावेशी है, अर्थात जब एक कक्षा में है ना बालक क्या करते हैं साथ साथ मिलजुल कर वो जो पढ़ाई करते हैं तो वो निश्चित रूप से क्या है उसमें वो सफलता प्राप्त करते हैं। कभी कभी क्या
क्या होता है ना, अगर शिक्षक अगर किसी चीज टॉपिक को पढ़ा रहे हैं तो वो क्या है, कभी कभी कोई बालक नहीं समझ पाता है ना, और कोई बालक क्या है समझ जाते हैं, तो वहां पर वो बालक क्या करता है, अपने सहपाठी की मदद करता है। तो वहां पर क्या है, दोनों अपनी सहभागिता दर्शाते हैं। तो वहां पर जब शिक्षक द्वारा मुझे समझ नहीं आता तो वो अपने सहपाठी से क्या है उस चीज को वो समझ जाता है। तो इस प्रकार क्या है, दोनों साथ मिलकर पढ़ने से क्या होता है, दोनों वो निश्चित रूप से क्या है उनके लिए लाभदायक होता है। और इसमें अच्छा भी व्यवहार भी समावेशी होता है, मतलब क्या है, बच्चे अपने कुशल व्यवहार के आधार पर है वो दूसरों की हेल्प करता है। वरना अगर वो खुद समझता और दूसरों को नहीं बताता तो यहाँ पर जिसका व्यवहार है ना वो उपद्रवपूर्ण होता है। तो इस प्रकार के साथ मिलकर पढ़ने से क्या होता है, सभी बच्चों के लिए वहां पर लाभदायक निश्चित रूप से होता है। चलिए अब हम देखते हैं शैक्षिक व्यवस्था में समावेशन, अर्थात हमारी जो शैक्षिक जो व्यवस्था है ना उसमें किस प्रकार का जो समावेशन वो किया जाता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा का प्रयास भारत में बहुत पुराना रहा है ना। जो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं ना उसकी जो शिक्षा के लिए क्या है वो बहुत पुराने समय से भारत में क्या है प्रयास किया जा रहा है, ताकि क्या है वो जो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं ना वो भी सामान्य बच्चों की तरह वो बिना कठिनाइयों का सामना करे वो आसानी से शिक्षा ग्रहण कर सके। इसके लिए क्या है बहुत पहले से क्या है उसके लिए प्रयास किया जा रहा है, ताकि जो बच्चे हैं ना वो जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं वो बिना किसी परेशानी का सामना किए क्या वो शिक्षा ग्रहण आसानी से कर सके। तो इसके लिए क्या है जो अलग अलग जो शिक्षा जो है ना जो शिक्षा जो बनाए गए तो इसके लिए विशेष प्रकार की व्यवस्थाएं हैं उसका वो लागू यहाँ पर किया गया है, चाहे वो शिक्षा नीति 1 से 2005 तक हो या शिक्षा नीति अलग अलग शिक्षा नीति उधर क्या है अलग अलग जो व्यवस्था वो किया गया, ताकि जो बच्चे हैं उन्हें समान से शिक्षा को ग्रहण कर सके। प्रारंभ में इन बच्चों की शिक्षा के लिए विशिष्ट शालाएं स्थापित की गई है ना। इन बच्चों की शिक्षा के लिए प्रारंभ में विशिष्ट प्रकार की जो शालाएं हैं वो क्या कहते हैं वहां पर बनाया गया, ताकि क्या है उस शाला में जो बच्चे हैं ना जो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं वहां पर रहकर वो अपनी जो शिक्षा है उसको वो पूरी कर सके। विशेष प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था है। अब उन जो विशेष प्रकार के जो है ना विद्यालय का जो निर्माण किया गया वहाँ जो शिक्षक को नियुक्त किया गया उन शिक्षकों को विशेष प्रकार के उन्हें ट्रेनिंग दी गई है ना, मतलब प्रशिक्षण दिया गया, ताकि क्या है उस प्रशिक्षण के माध्यम से वो बच्चों को वो अच्छे से अच्छे शिक्षा वो दे पाए है ना। क्योंकि उन जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे उन्हें उनके मानसिक स्थिति को समझना उनको समझना है ना, उनके लिए विशेष प्रकार के प्रशिक्षण की शिक्षक को आवश्यकता होती है ना। वो बिना प्रशिक्षण के उस बच्चों को वो शिक्षा वो नहीं दे सकता। तो इसके लिए क्या है उन शिक्षकों को विशेष प्रकार की जो प्रशिक्षण वो दिया जाता है, ताकि वो उन बच्चों को विशेष प्रकार की जो शिक्षा वो दे पाए। तो इनके लिए क्या है पहले विशेष प्रकार के जो विद्यालय है उसका निर्माण किया गया। अब जो शिक्षक होते हैं ना उस विद्यालय में जो शिक्षा पढ़ाने जाने वाले थे उन्हें विशेष प्रकार की जो प्रशिक्षण है वो दी गई, ताकि वो बच्चों को पढ़ा सके। विशेष शालाएं या संस्थाएं होती हैं जहां विभिन्न विकलांगता से ग्रसित विशेष बच्चों को विशेष प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है ना। मैंने आपको भी बताया कि वहाँ जो शिक्षक होते हैं विशेष प्रकार की जो ट्रेनिंग है वो उन्हें दी जाती है ना, और उसी के आधार पर बच्चों को शिक्षा देते हैं। क्योंकि वो जो शिक्षक होता है ना जो सामान्य बालकों को पढ़ाने के लिए जो शिक्षक होते हैं उन्हें विशेष प्रकार की ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है ना। उसी प्रकार जो विकलांगता से जो ग्रसित बच्चे होते हैं उनको भी पढ़ाने के लिए विशेष प्रकार की जो ट्रेनिंग होती है उसकी आवश्यकता होती है। और उसी का जो प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए शिक्षकों को क्या है विभिन्न प्रकार के माध्यम से क्या है उन्हें शिक्षा प्राप्त करना होता है, तभी वो बच्चों को शिक्षा को दे पाएंगे है ना। तो विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वो बच्चों को पढ़ा सके।